नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ओकारेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने ओकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर जलाभिषेक भी किया और इसके बाद वे पत्नी साधना सिंह के साथ में ओकार पर्वत पर स्थित एकात्म धाम पहुंचे। यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के समक्ष ध्यान मग्न हुए और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदि गुरु शंकराचार्य के प्रतिमा के समक्ष पत्नी सहित परिक्रमा की और उन्होंने इसे अद्वितीय धाम बताया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व में एकात्मक और शांति का संदेश देने वाले इस स्थल की भविष्य में हर जगह चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आकर अध्यात्म और धार्मिक हो जाते हैं और इस स्थल से वे कभी भी राजनीतिक बात नहीं करते। उन्होंने 3 दिसंबर को होने वाले चुनाव परिणाम पर भी कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह अपनी पत्नी के साथ में ओकारेश्वर पहुंचे और वहां पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। दर्शन कर जलाभिषेक भी किया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ओकारेश्वर पहुंचे और साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी यहां पर आता है वो भक्ति भाव में लीन हो जाता है और साथ ही उन्होंने 3 दिसंबर में होने वाली मतगणना को लेकर कुछ भी नहीं कहा। उनके चरणों में आज स्थान मिला यहाँ और प्रार्थना तो यही है कि मध्य प्रदेश और अपने देश की जनता सुखी रहे, सबका मंगल और कल्याण हो और जगत का भी कल्याण हो। अपने यहाँ कहा गया जगत हिताय चाह, सारे जगत के हित के लिए भगवान का कृपा और आशीर्वाद, कृपा पर से आशीर्वाद मिले, यही प्रार्थना है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत जिले की चारों विधानसभा में हुए मतदान की मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से जिला मुख्यालय स्थित शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने मतगणना स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने बताया कि मतगणना स्थल पर मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, जिसको लेकर कलेक्टर एसपी ने जायजा भी लिया। मतगणना के लिए लगाई गई हैं टेबल भी। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। तस्वीरें सीहोर की हैं, जहां पर मतगणना के लिए तैयारियां जो हैं वो पूरी भी हो चुकी हैं। कलेक्टर और एसपी ने पहुंचकर जायजा भी लिया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है या नहीं, उसको लेकर भी दिशा निर्देश भी दिए गए और साथ ही यहां पर जायजा भी लिया गया। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, उसको लेकर लगातार जायजा लिया जा रहा। हमेशा मुखर होकर बोलने वाली मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती इस बार अवैध उत्खनन को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा। उमा भारती ने कहा कि शासन प्रशासन सत्ता माफियाओं के सामने दीन हो गए हैं। सीएम से अकेले में खनन माफियाओं को लेकर बात करेंगी। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करके उमा भारती ने कहा कि शहडोल में अवैध खनन रोकने गए पटवारी प्रसन्न सिंह की हत्या ने उन्हें द्रवित कर दिया, इसलिए वे अब खनन माफियाओं के खिलाफ आंदोलन करेंगी। उन्होंने कहा कि वे नर्मदा जी का आशीर्वाद लेकर बिहुरी से अभियान की शुरुआत करेंगी और दूसरी तरफ एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा भी उमा भारती ने किया है। हाँ, उसने मेरे को कहा कि सब संगठन हो जाएंगे आपके खिलाफ, आप मत बोलिए। और बोले इसमें तो उसमें भी हुए थे, कांग्रेस के साथ थी। जनशक्ति चुनाव न जीत पावे, इसमें कांग्रेस पूरा भाजपा का साथ दे रही थी। आपको पता नहीं है, शिवराज जी को भगवान की दया रहती है कि उनके शत्रु भी साथ देते हैं चुनाव में। हाँ, ये लकी गाई 2008 में पार्टी संकट में थी, तो यहाँ एक ऐसे नेता घोषित कर दिए सोनिया जी ने जो हमारे दादा भाई को पसंद नहीं थे, नंबर 1 में रहने वालों को, तो उनके इतने उम्मीदवार निर्दलीय खड़े हो गए इसके लिए कि जनशक्ति को हराओ।
तो जनशक्ति मेन टारगेट हो गई थी कांग्रेस और भाजपा दोनों का, और बाकी रिजर्व फोर्सेस तो आई नहीं थी पूरी। तो इसलिए ये तो सही बात है बिल्कुल, जो मैं कह रही हूँ, सब इकट्ठे हो जाते हैं इसमें, ये तो अजीब बात है। और 2013 आया तो मोदी का बैक वाटर आ गया, मोदी जी की लोकप्रियता आकाश छूने लगी। तो जो बैक वाटर आता है ना, समुद्र में जब नदी मिलती है तो पानी जोर का आता है तो कुछ पानी पीछे आ जाता है, उसको बैक वाटर बोलते हैं। तो मोदी जी का बैक वाटर मध्य प्रदेश में आ गया। 18 डूब गई, हार गए, 18 क्लियर हार गए। इसलिए हार गए क्योंकि व्यापक की कालिमा छा गई, उसको पहुंचना मुश्किल था, वो आखिरी तक मंडराती है। तो इसलिए वो बात वो जो थी वो ये भाव से कह रही थी कि इसमें आपके साथ, आपके खिलाफ सब हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, ये कह रहे थे। मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारी सरकार बने। नेताओं का टेंपल रन लगातार जारी और इसी कड़ी में मंत्री तुलसी सिलावट खंडवा के ओकारेश्वर पहुंचे, जहां पर उन्होंने ज्योतिर्लिंग ओकारेश्वर के दर्शन किए और परिवार सहित पहुंचे थे। और आपको बता दें कि मंत्री सिलावट ने भी पूजा अर्चना कर अभिषेक किया और कहा कि मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बने, यह आशीर्वाद लेने आया हूं। मंदिर ट्रस्ट ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया और साथ ही आपको बता दें कि नतीजों से पहले नेताओं का टेंपल रन भी जारी है। और आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी ओकारेश्वर पहुंचे थे, और जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी ओकारेश्वर पहुंचने की तैयारियों में हैं। हालांकि अधिकृत कार्यक्रम लगातार जो जारी होना अभी शेष है। उनका आशीष लेने आया, उनकी कृपा से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूं और भगवान के चरणों में, ओंकारेश्वर भगवान के चरणों में उनका आशीष लिया है। क्योंकि मध्य प्रदेश में फिर से विकास और प्रगति का संकल्प जो देश की सरकार और प्रदेश की भाजपा की सरकार करती है, कल्याणकारी योजनाएं, मैं फिर से ये चाहता हूं, भगवान से, मां नर्मदा माई से प्रार्थना कर रहा हूं, फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, ये हमको आशीर्वाद मिले। इसी विश्वास के साथ फिर से नर्मदा माई के चरणों में नमन, बाबा के चरणों में प्रणाम करने आया हूं। क्या अब शिक्षा के मंदिरों में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है? जी हां, ऐसा ही मामला सामने आया मध्य प्रदेश के करेली तहसील से, जहां पर एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। स्कूल के 2 कर्मचारियों पर इस शर्मसार करने वाले कृत्य का आरोप लगा। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। विगत दिनों एक रिपोर्ट अंकित कराई गई कि स्कूल में एक 4 वर्षीय बच्ची है, उसके साथ सेक्सुअल एब्यूज की घटना घटित हुई है। तो रिपोर्ट प्राप्त होने पे हमने सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज किया और अनुसंधान किया। इस संबंध में 2 आरोपी हैं जो उसी स्कूल के कर्मचारी हैं, उन्हें गिरफ्तार करके विधिक प्रावधानों के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया है। झाबुआ में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया कलेक्टर तन्वी हुड्डा से मिले। आपको बता दें कि उन्होंने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और मतगणना को लेकर जानकारी भी शेयर की। उन्होंने कहा कि आने वाली 3 दिसंबर को मतगणना होनी है और किसी भी प्रकार से कोई पक्षपात ना हो। कांग्रेस की सरकार एक तरफा 140-150 सीट के साथ बन रही है और बीजेपी में जबरदस्त एक अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। और जो बालाघाट की घटना हुई है 2 दिन पहले, उससे साफ साबित हुआ है कि जो जनता का जनादेश है उसको लूटने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास करने वाली है। और इसी को लेकर आज हमने कलेक्टर महोदया से भी मुलाकात करी है, हमने एसडीएम साहब से भी मुलाकात करी है और उनसे ये हमने निवेदन करा है कि जिस तरह से अभी तक निष्पक्ष कार्रवाई हुई है, आगे भी किसी तरह की गड़बड़ ना हो।
विधानसभा सीट सेमरिया एक बार फिर से चर्चा में है। सेमरिया से कांग्रेस के उम्मीदवार अभय मिश्रा, उन्होंने मतगणना से पहले एक बड़ा धमाका करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि सेमरिया से कांग्रेस उम्मीदवार ने बताया कि मतदान के ठीक बाद विधानसभा सीट की 5 पोलिंग बूथ में लगी ईवीएम मशीन के सीरियल और प्रपत्र 17 में हस्ताक्षरित मशीनों के सीरियल नंबर आपस में मैच नहीं करते और इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार मतगणना की बारीकियां समझकर भोपाल से वापस लौटे। सेमरिया से कांग्रेस उम्मीदवार ने यह दावा भी किया कि पूरे जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस तरह की गड़बड़ियां की हैं और वे इस पूरे मामले में सेमरिया के आरओ भी कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए और आरओ ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए लगाए गए आरोप का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। बिल्कुल कोई मशीन गड़बड़ नहीं की गई है। एक कमीशन के दौरान जो है पूरी सूची भी उसके व्हाट्सएप पे दे दी गई है और फाइनल जो 241 का जो भी है बना है वो भी वहाँ दे दिया गया है। नहीं, जो शुरू में कमीशन के दौरान भी कुछ मशीनें खराब हुई उसको भी बदल। अभी तक ये चुनाव हो गया 2023 का, इसमें न मैंने कोई बयानबाजी की, न मैंने किसी से शिकायत की, न मेरे विधानसभा में किसी न्यूसेंस में मैं इन्वॉल्व हुआ, न कभी मैं फालतू की चर्चाओं में आप लोगों ने महसूस किया हुआ। यदि ऐसा है तो आप बताओ, एक आध घटना भी बताओ आप कुछ। और न और मैं पहली बार कलेक्ट्रेट भी आ रहा हूँ, एक ही कंप्लेंट लेके आ रहा हूँ। हम लोगों ने सुना था कि वो क्या कहते हैं मशीन को, ईवीएम मशीन बदल दी जाती। इंदौर शहर को स्वच्छता के साथ ही अब वायु प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में भी काम शुरू हो गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आरटीओ और साथ ही यातायात पुलिस की टीम मिलकर 2 दिनों से लगातार शहर के सड़कों पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि टीम के निशाने पर ऐसे वाहन चालक हैं जिनके वाहनों से निकल रहे धुएं से शहर का वातावरण प्रदूषित हो रहा। एआरटीओ के राकेश गुप्ता अधिकारी की माने तो 2 दिनों से लगातार कार्रवाई जारी है और इसके तहत में अब तक 300 से ज्यादा वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया है और इसके साथ ही लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किए जा रहे हैं। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ट्रैफिक पुलिस, इनकी संयुक्त टीम जो है अभी लगातार अभियान चला रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो आदेश और निर्देश हैं उसके तहत जो है ये जो प्रदूषण फैला रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिनमें यहाँ पर पेट्रोल, डीजल आदि की मशीनें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लाकर और उनको चेक कर रहा है और जो फेल पाए जा रहे हैं उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। रीवा के सिरमौर सिविल अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले बेबस मरीज कई सालों से डॉक्टरों की मनमानी का दंश झेल रहे हैं। आपको बता दें कि अंधी कमाई के लिए हॉस्पिटल ड्यूटी के दौरान डॉक्टर निजी क्लिनिक संचालित कर गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सिरमौर सिविल अस्पताल में कई सालों से पदस्थ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ आरके ओझा उन्हीं डॉक्टरों में से एक हैं। डॉक्टर आरके ओझा सिरमौर सिविल अस्पताल से महज 20 मीटर की दूरी पर अपना निजी क्लिनिक हॉस्पिटल ड्यूटी के दौरान संचालित करते हैं। जब हॉस्पिटल में बेबस मरीज इलाज के लिए डॉक्टर आरके ओझा का इंतजार कर रहे होते तब वे अपने निजी क्लिनिक में मनमानी पूर्वक शासन के नियमों को ताक में रखकर मरीजों के खून और पसीने की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे। और इतना ही नहीं, मोटी रकम कमाने के लिए मरीजों की सभी जांच एक निजी पैथोलॉजी में भेजकर कमीशनखोरी की कुप्रथा से अपना जेब भी भर रहे हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत है। इसमें वित्त संबंध में कार्रवाई करूंगा निरीक्षण करवाने के पश्चात, और आपके द्वारा संज्ञान में मेरी बात आई तो मैं खुद जाके वहाँ निरीक्षण करके जो वित्त संबंध कार्रवाई मैं करूंगा और उनको निर्देश दूंगा कि आप अस्पताल के समय बाहर कहीं भी आप नहीं रहिए, अस्पताल में रह के उनके हितों की रक्षा करिए जिनके लिए आप पदस्थ किए हैं।
सर, जानकारी के मुताबिक कई वर्षों से इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। मेरे संज्ञान में तो आपके द्वारा भी लाया गया है। मैं बहुत दिन से नहीं हूँ यहाँ पे, पिछले 2 महीने से हूँ। तो जो भी सुधार के लिए मेरे द्वारा प्रयास होगा मैं करूँगा। आप मेरे संज्ञान में लाते रहिएगा। और हमें तो पब्लिक हित की रक्षा करनी है, उनके हित में काम करना है, वही उनको भी करना। अगर नहीं करते तो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। तो वहीं इंदौर बुधनी रेल परियोजना को लेकर किसानों ने कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को आवेदन दिया है और किसानों का आरोप लगाया कि उन्हें कम मुआवजा दिया जा रहा है। परियोजनाओं को लेकर किसानों ने सवाल भी उठाए और सर्वे भी गलत हुआ है। ड्रोन से सर्वे होने के कारण कई किसानों की भूमि का ज्यादा अधिग्रहण किया जा रहा है और साथ ही मुआवजा भी नाकाफी है और जिससे किसानों के सामने आत्महत्या करने जैसी स्थिति बन जाएगी। किसानों ने कहा कि सरकार की ओर से अवार्ड राशि दी जा रही है और हम किसान उस राशि से संतुष्ट नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि बुधनी रेल परियोजना का विरोध लगातार किया जा रहा है और साथ ही आपको बता तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रतलाम से हर साल की तरफ से इस साल भी ज्ञान सागर हाई स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ और कार्यक्रम के दौरान स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति से लेकर जागरूकता से भरे कार्यक्रमों की मनमोहक और नृत्यमय, आकर्षक और वृक्षारोपण करने के संदेश के साथ में स्वच्छता अभियान को लेकर विविधतापूर्ण प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण और आसपास के ग्रामीण जन ने भी देर रात तक कार्यक्रम में मौजूद रहे। पूर्व छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त करने पर संस्था प्रधान द्वारा मंच पर सम्मानित भी किया गया और इसका मौके पर प्राचार्य विजय कुमार सोनी ने विद्यालय की जानकारी प्रस्तुत की और अतिथियों द्वारा मां सरस्वती माता के तस्वीर का माल्यार्पण किया और साथ ही स्कूल परिवार द्वारा अतिथियों का स्वागत भी किया गया, जिसमें नन्हे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पुलवामा हमले को लेकर भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। अतिथियों के कार्यक्रम की सराहना भी की गई है। आपको बता दें कि अतिथियों ने भी कार्यक्रम की सराहना की। भिंड जामनावाले हनुमान जी पर चल रही अनिरुद्ध आचार्य महाराज की भागवत कथा में तेज बारिश के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें शबनम नाम की महिला घायल हो गई। लेकिन आपको बता दें कि देहात थाना पुलिस ने बिना देर किए शबनम भदौरिया को भीड़ से बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही देहात थाना प्रभारी सुधीर सिंह कुशवाहा जिला चिकित्सालय पहुंचे और अस्पताल स्टाफ से एवं शबनम भदौरिया के परिजनों से हालचाल भी जाना। आचार्य हैं अनिरुद्धाचार्य जी, उनकी भागवत कथा चल रही थी। उसी बीच जोर से पानी गिरने लगा तो जो भीड़ थी वो पीछे बैठी हुई थी, वहाँ पर पानी की कोई रोकने की व्यवस्था नहीं थी। तो भीड़ वहाँ से भाग के टेंट के अंदर आने को हुई तो वहाँ पर स्लिप होने से एक महिला गिर गई है। वो अभी बेहोशी की हालत में है। बाकी हॉस्पिटल में नर्स से जानकारी ली है तो उसका बाकी सब बीपी वगैरह, पल्स वगैरह सब नॉर्मल है, इलाज जारी है। तो वहीं आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आस्था और अंधविश्वास के नाम पर चुनारदेव में भूतों का मेला लगता है, जिसमें अजीबोगरीब तरीकों से भूतों से छुटकारा दिलाने के नाम पर यह मेला लगता है। देव उठनी 11 में भी 10 दिनों तक चलने वाले ये मेला लगा हुआ है और इसे हम आस्था कहें या फिर अंधविश्वास, परंतु स्थानीयों की माने तो इस मेले का भूत प्रेत से छुटकारा पाने के लिए ये मेला कई वर्षों से लग रहा और स्थानीय लोगों का भी कहना है कि माता से मांगी हुई हर मनोकामना पूरी होती है। भूत प्रेत से अद्भुत इस मेले में भारी संख्या में स्थानीय बड़ी संख्या में मेले पर आते हैं। शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा इस मेले में स्वच्छता जो व्यवस्था है वो भी बनाई जाती है। आप तस्वीरें देख रहे हैं जो कि चुनारदेव में भूतों की मेले की हैं। आपको बता दें कि ये जो मेला है कई सालों से लगाया जा रहा है और 10 दिनों तक ये मेला चलता है। तस्वीरें देख रहे हैं आप चुनारदेव की, जहां पर भूतों का मेला कई सालों से लगाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि यहां पर भूतों से छुटकारा पाने के लिए ये जो मेला है वो लगाया जाता है। जो भी इससे ग्रसित होता है इस मेले पर आता है और चुनारदेव में भूतों का मेला जो है वो कई सालों से लगता हुआ आया है।
तो इस साल भी इस मेले का आयोजन किया गया और अब ये मेला 10 दिनों तक चलेगा। आप तस्वीरें देख रहे हैं जो कि जुनारदेव में भूतों के मेले की हैं। यहाँ पर भारी संख्या में दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, इस मेले में शामिल होते हैं और साथ ही ये जो मेला है वो 10 दिनों तक चलता है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये तस्वीरें जुनारदेव की हैं जहाँ पर भूतों का मेला लगा हुआ है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और साथ ही आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, इसको अंधविश्वास कहें या फिर आस्था। पूरा दैयत बाबा का स्थान है और हमारे माँ बाप के कई जमाने का पेड़ था, तो यहाँ पे दई भूतों का मेला लगता है। लोग भगत पंडा लोग जो भी है इनका झाड़न फूकन करते हैं, तो यहाँ का मन्नत होती है, यहाँ बकरा मुर्गा ला के चढ़ाते हैं तो उनका मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे। और सबके दई भूत जिसको कुछ भी होता है तो सब यहीं खत्म होता है। पार्क बांध के रखे, नहीं तो हम कभी पार्क नहीं बांधे थे। जब मुजार से बाबा निकलता है आता है टाल टेकड़ी से पे, टाल टेकड़ी में आज भी उसका स्थान, मेन स्थान टाल टेकड़ी पे। आज झाड़ गिर गया इसलिए वो आज यहाँ बाबा नहीं है। गाँव का यहाँ पे अतिथि जो भी है, हमारे सरपंच, उप सरपंच और यहाँ के पंचगण और यहाँ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सारे जनता सारों कम से 50 गाँव का सहयोग है यहाँ पे। उस आधार पे यहाँ पे मेला भर रहा है। मेला के साथ में यहाँ पे गए जिसका जो भार है, किसका कोई जवारे बोते हैं, जवारे का कोई मान सम्मान होता है, वो यहीं पे उतारते हैं। झाबुआ कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम गोपालपुरा में दो पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष की महिला की मौत हो गई। मृतक के बेटे और परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। फरियादी पक्ष का आरोप है कि तेजिया नाम के व्यक्ति ने लाठी से महिला पर हमला किया। इसको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। किस मामले में हुआ था ये? जमीन के विवाद में। कैसा जमीन का विवाद था और क्या जमीन के विवाद में अतिक्रमण की जमीन है और भाभी और दोनों भाइयों ने बोला कि ये जमीन हम करेंगे और वो जमीन भी हमारी गोपालपुरा की जमीन है, ना कि छोटी केडावत की जमीन है। ये गोपालपुरा गांव में थाना कोतवाली अंतर्गत जो है कल दिनांक 28 को लगभग 3 बजे के आसपास दो पक्षों के बीच में जमीन को लेकर के विवाद हुआ था और इसमें एक पक्ष द्वारा जो है मृतिका कुंदी बाई की जो है लाठी हाथ मुक्कों से मार करके जो है हत्या कर दी गई है। इस मामले में मृतिका के लड़के राकू पिता मेहता की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें आरोपी के विरुद्ध धारा 302, 147, 148, 294, 323 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। रतलाम जिले के जावरा सिविल अस्पताल में अग्निशमन यंत्र ट्रेनिंग देने मंदसौर की टीम पहुंची और ट्रेनिंग में सभी को बताया गया कि अग्निशमन यंत्र को किस समय पर इसका उपयोग करना होता है और कैसे इसका उपयोग करते हैं, इसकी जानकारी भी दी गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें रतलाम की हैं जहां पर आग बुझाने की जो टिप्स है वो भी दी गई है। यहां पर मंदसौर की टीम पहुंची और अग्निशमन विभाग में जो एक्सटिंग्विशर होता है उसको चलाने की जानकारी भी दी गई कि आखिर आग बुझाने के लिए कैसे इसका उपयोग किया जाता है और यहां पर लोगों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा भी लिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आग बुझाने की यहां पर टिप्स दी गई और यहां पर मंदसौर की टीम पहुंची और साथ ही यहां पर लोगों को जानकारी भी दी गई कि कैसे जब कहीं आग लगती है तो कैसे एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।